हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3। छोटा सा लेक्चर है, क्या बताने वाला हूँ इसमें। इससे पहले वाले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स लेक्चर 1 में, और कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, बॉन्डिंग क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स लेक्चर 2 में। अगर आपने वो लेक्चर्स अटेंड नहीं करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे रखा है, डायरेक्ट जाके आप वो अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल आज के लेक्चर में इन दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। छोटा सा लेक्चर है, बहुत ही प्यारा लेक्चर है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इस पार्ट में से एग्जाम में बनेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। सबसे पहले बात आई बच्चे कि आपके ये इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। भाई इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक बहुत छोटा सा ब्रीफ आपको रिकैप दे दूं। Electrovalent compound consist of ions. They are formed by transfer of electrons between atom of metal and non-metal. Transfer होता है, आयन से बनते हैं, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं शेयरिंग से ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन टू एटम्स। एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है 2 या 3, यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड या फिर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ये हम पढ़ चुके हैं। अभी हमें यहाँ पे ये पढ़ने जाना है सबसे पहले पार्ट में कि अगर इन कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए तो क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो हमने एक सेटअप लिया, ये सेटअप में एक इस तरीके से ग्लास की बाउल ली है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ग्लास की बाउल है, ठीक है प्यारे। ये ग्लास की इस तरीके से हमने ली है और इसमें भरा हुआ है इस तरीके से ग्लास की बाउल में कोई एक लिक्विड भरा हुआ है, कोई एक सब्सटेंस। अभी कौन सा सब्सटेंस लिया है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया। यहाँ पे 2 मेटल की रॉड्स डाली, इसमें डिप करी, एक तार लिया, इस तार को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जो बैटरी करंट देगी, और पॉजिटिव टर्मिनल से हमने एक बल्ब का कनेक्ट किया। इस तरीके से ये बल्ब है, इस तरीके से ये बल्ब है, आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से बल्ब के 2 टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल पॉजिटिव से और दूसरा टर्मिनल सीरीज में करते हुए इस तरीके से इस रॉड से। इसमें जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, यहाँ लगा नहीं है, मान ले स्विच ऑन करें, बल्ब के साथ लगा हुआ है, तो हमने ये देखना है बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड डालें तो, कोवैलेंट कंपाउंड डालें तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन पासिंग करंट थ्रू दीज 2 कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया, इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए ज़रूरत किस चीज़ की होती है। आपने पढ़ा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बताइए। व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यस, बिकॉज मेटल कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से करंट बनता है, ये आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा। ये जैसे मेटल का वायर है, अगर हम इसको एक बैटरी या सेल से कनेक्ट करें तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला वायर का एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो जाएगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे हो जाएगा, और इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मेटल हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये भागने लगेंगे, प्लस की तरफ भागने लगेंगे और इनके मूवमेंट से करंट बनेगा। किस डायरेक्शन में? अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में भागते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनने लगता है। यहीं अगर ये नॉन मेटल होता है, क्योंकि नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इसलिए उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। यहां मेटल नॉन मेटल की नहीं, यहां इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो प्यारे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए चार्जेस, फ्री चार्जेस की जरूरत होती है। जैसे मेटल्स में फ्री चार्जेस होते हैं, कौन? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में भी चार्जेस होते हैं, कौन से? आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। कैटाइंस होते हैं, एनाइंस होते हैं। जैसे आपने NaCl इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, उसमें Na+ होता है, Cl- होता है। आपको मालूम है इस NaCl को जब हम पानी में डालते हैं, NaCl के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिससे ये बंधे रहते हैं, एक दूसरे से मूव नहीं करते। लेकिन अगर हम इसको पानी में डालते हैं तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। जो Na+ और Cl-
माइनस था, ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। Na+ फ्री हो जाता है मूव करने के लिए, Cl- अपने आप में फ्री हो जाता है, जहाँ चाहे मूव करें। पहले एक दूसरे के प्यार के बंधन में बंधे थे, लेकिन पानी में डालने से इन दोनों के बीच टकरार आ जाती है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब दोनों फ्री हैं, जहाँ मूव करना चाहें करो मूव। और जब ये फ्री हो जाएंगे तो हम कहेंगे ये मोबाइल हो गए, दे बिकम फ्री टू मूव। तो इनको पानी में डालने पे अगर ये सोल्यूशन यहाँ पे NaCl लिया है, इसका सोल्यूशन लिया है, पानी ले लिया, इसमें आयंस बन जाएंगे Na+, Cl- पानी लिया है तो H+ और OH- के आयंस भी होंगे। तो स्विच ऑन करेंगे, बताइए आयंस हैं, एक बैटरी का टर्मिनल ये पॉजिटिव था तो ये वाली रॉड पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, तो प्लस वाले माइनस की तरफ भागेंगे, माइनस वाले प्लस रॉड की तरफ भागेंगे, मूवमेंट होगी और उनकी मूवमेंट से करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रोलाइट में, और करंट फ्लो होगा सर्किट में, करंट फ्लो होगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा, बल्ब विल ग्लो, बल्ब विल ग्लो। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। लेकिन ध्यान से सुनो, मैंने पूरी बात नहीं बोली आपसे। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो करने देते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्वस स्टेट या फिर मोल्टेन स्टेट में। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन ईदर इन एक्वस स्टेट और इन मोल्टेन स्टेट। बोले सर इसका मतलब दे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। क्यों? जानिए बच्चे, क्या होता है सॉलिड स्टेट में, जैसे कि मैंने आपको बताया Na+ और Cl-, क्योंकि अपोजिटिव चार्ज आयन से मिलकर ये कंपाउंड बना है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ड्यू टू विच Na+ एंड Cl- आर नॉट फ्री। ये फ्री नहीं है, ये बंधे हुए हैं एक दूसरे से, मूव नहीं कर सकते अलग अलग। और जब भैया मूव ही नहीं कर सकते, चार्जेस फ्री ही नहीं है मूव करने के लिए, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी? इलेक्ट्रिसिटी नहीं, करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा। हाँ, सॉलिड स्टेट में तो नहीं करेगा क्योंकि दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड टू ईच अदर, दे आर नॉट फ्री टू मूव। बट जैसे ही हम इसे पानी में डालते हैं, इन लोगों के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक पड़ जाती है, ये दोनों अलग होने के वजह से फ्री हो जाते हैं। और बच्चे जब आयंस फ्री टू मूव हो जाएंगे तो जहां चाहे मूव करेंगे, मूव करने की वजह से दे विल अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। फिर से सुन लीजिए, सॉलिड स्टेट में तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए होते हैं, जिसकी वजह से दे आर नॉट फ्री टू मूव, दैट्स व्हाई दे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। बट इन एक्वस स्टेट का मतलब अगर उन्हें पानी में डाल दिया जाए या फिर उन्हें हीट कर दिया जाए, दोनों ही केसेस में पानी में डालने से भी उन लोगों के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, और हीट करने से, गर्मी आने की वजह से, सोचो गर्म कर दो, गर्मी ला दो, आग लगा दो, तो बेचारे इन दोनों के बीच के जो प्यार है वो कमज़ोर पड़ जाता है और दोनों को अलग होना पड़ता है एक दूसरे से, एंड दे बिकम फ्री टू मूव। आप बोलोगे कि सर पानी में डालने से अट्रैक्शन वीक क्यों हो जाती है? तो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, एक टर्म होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पानी की ड्राई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई होने की वजह से जैसे ही उसको हम NaCl को पानी में डालते हैं तो पानी उन दोनों के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर देता है। कौन सी क्वांटिटी बताई मैंने? वाटर हैज हाई वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ड्यू टू विच इट डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। That's why the ions become free to move and conduct electricity. अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये मत पूछना, सिर्फ नाम याद कर लो। 12th क्लास में बहुत डिटेलिंग में आपको बताया जाएगा, 10th क्लास का इससे कोई मतलब नहीं है प्यारे। तो यहाँ पे जब हम स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन एक्वस स्टेट और मोल्टेन स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है प्यारे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है सोडियम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, ये मैंने आपको बता दिया। टैप वाटर, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सोडियम क्लोराइड भी कंडक्ट करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड भी करेगा। टैप वाटर विल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे यहाँ एक वाटर की खास बात है,
नोट करिए, इसको समझाने से पहले कोवेलेंट कंपाउंड्स पे आ जाइए। कोवेलेंट कंपाउंड्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल, चाहे उसे मोल्टेन स्टेट में ले लीजिए, चाहे एक्वस स्टेट में ले लीजिए, चाहे किसी भी स्टेट में ले लीजिए। काई को? इसलिए प्यारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस चाहिए होते हैं जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स में होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में तो आयंस होता ही नहीं है, जब उसमें आयंस ही नहीं होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डज नॉट कंटेन्स आयंस, दैट्स व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करने की वजह से अगर हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं या कोवेलेंट कंपाउंड ले लें किसी भी स्टेट में और स्विच ऑन करें तो बल्ब विल नॉट ग्लो, जो प्रूफ करता है कि कोवेलेंट कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एग्जांपल ले लें, बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड है। वाटर खुद कोवेलेंट कंपाउंड है। अगर डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? वाटर कोवेलेंट कंपाउंड है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये O है, इससे कोवेलेंट बॉन्डिंग से शेयरिंग से 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, लेकिन इसमें खास बात होती है ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से जो शेयर्ड पेयर है थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट होने की वजह से इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पोलर बन जाता है। लेकिन होता ये है कि होती तो यहाँ पे आयंस तो अब भी नहीं बने, आयंस बने ही नहीं तो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कोई आयंस फ्री नहीं हुए तो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं टैप वाटर की, तो बेटा टैप वाटर प्योर नहीं होता, उसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। इम्प्योरिटीज़ आने की वजह से कुछ ऐसा होता है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पूरा का पूरा एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आयंस फॉर्म हो जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ आयनाइजेशन हो जाती है। क्या? वो अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन टैप वाटर इम्प्योर होने की वजह से वहाँ पे आयंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा गया कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, अगर सिर्फ वाटर लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि वो डिस्टिल्ड वाटर है, तो आप लिख देंगे वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सिंस इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। नहीं तो प्रॉपर आंसर लिखना है तो लिख देना वाटर की बात करेंगे, इफ इट इज डिस्टिल्ड इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ इट इज इम्प्योर वाटर टैप वाटर इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। बात आई सर वाटर में इम्प्योरिटी आने की वजह से वो आयनाइज कैसे हो जाता है, उसमें आयंस कैसे बन जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे एक आगे लेक्चर में जब हम आपको बताएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग या डेटिव बॉन्डिंग, जिसका दूसरा नाम है, आगे के लेक्चर्स में। फिलहाल इतना आपको समझ में आ गया कि कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोवेलेंट करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या रीज़न है इसका? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी आपने देख लिया, ये जो यहाँ पे डायग्राम हमने बनाया। अभी प्यारे बात आई कि सर इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस बता दीजिए कि डिफरेंस क्या होते हैं। तो देखिए भैया डिफरेंसेस हैं, ये टोटल 7 डिफरेंसेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझिए बच्चे। इसमें 4th वाला जो डिफरेंस है ये दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और इन सॉलिड स्टेट, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड यही है, एग्जाम में ये आता है कि बताइए कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कौन नहीं करेगा। ये रीजनिंग के साथ पूछते हैं, वाई इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या वाई इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। क्यों? तो इसके दोनों पार्ट्स लिखने होंगे। जैसे पूरा पहले लिखना होगा कि सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करता और मोल्टेन और एक्वस स्टेट में क्यों करता है, पूरे 2 आंसर्स। ये क्यों नहीं करता ये आपको पता चल गया। दूसरे डिफरेंसेस देखिए, प्यारे बच्चे बोल रहे हैं कि पहला डिफरेंस है ऑब्वियसली इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ आयंस। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में आयंस होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई आयंस नहीं होते, पूरे शेयरिंग से एटम के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, पता है। दे आर हार्ड सॉलिड्स। यहाँ रीजनिंग पूछी जाएगी कि भैया ये हार्ड सॉलिड क्यों है, तो नोट करते जाओ जो मैं बताता जा रहा हूँ, ये डिफरेंसेस के साथ रीजनिंग। बच्चे ये बोलेंगे आयंस क्यों होते हैं, ऑब्वियसली इट इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसमें आयंस तो होंगे ही। दे आर फॉर्म बाय शेयरिंग, तो उसमें आयंस नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ये हार्ड सॉलिड्स क्यों होते हैं, सॉलिड तो होते ही हैं ऊपर से और लो हार्ड होते हैं, जबकि ये गैसियस या फिर लिक्विड स्टेट में होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। और कुछ की बात करें कुछ सॉलिड स्टेट में अगर हैं भी कुछ एग्जांपल्स तो वो भी सॉफ्ट सॉलिड्स हैं। तो ये हार्ड क्यों है भैया, सॉलिड इसलिए हैं क्योंकि हार्ड सॉलिड क्या होता है, दे कंसिस्ट ऑफ आयंस।
ड्यू टू विच देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। तो उस कंपाउंड में जितने भी एटम्स होंगे जो मिलके कंपाउंड बना रहे होंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो एक दूसरे से बंधे हुए होंगे, काफी करीब हो जाएंगे एक दूसरे से बंधने की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और सोचो एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से करीब आ जाएंगे, एक दूसरे घचपच बिल्कुल पास आ जाएंगे, तो उसके एटम, उसके मॉलिक्यूल्स पास पास होने की वजह से कैसी स्टेट में होंगे? सॉलिड स्टेट में होंगे, और वो भी हार्ड, क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पास पास होते हैं। बट जबकि इसमें इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से थोड़े दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से ये गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट या सॉलिड हैं भी तो वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, बात आई दे आर नॉन वॉलेटाइल विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जबकि दे आर वॉलेटाइल विद लो एमपी एंड बीपी। वॉलेटाइल का मतलब होता है जी वॉलेटाइल, क्या मालूम है, सुना है आपने? व्हाट डू यू मीन बाय वॉलेटाइल सब्सटेंसेस? बच्चे, वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो आसानी से उड़ जाए, बाहर रखने पर उसे वॉलेटाइल कहते हैं। जो आसानी से ना उड़े, एवेपोरेट ना हो, वो नॉन वॉलेटाइल। जैसे आप बात करें, घर पर परफ्यूम होता है, पेट्रोल है, ये उड़ जाता है, इसलिए इसे खुले में नहीं रखते, इसे बंद करके रखते हैं ताकि उड़े ना। तो दीज आर वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जो नहीं उड़ता वो है नॉन वॉलेटाइल। जैसे अगर हम बात करें ऑयल की बात करें, ऑयल खुला हुआ रख दो, जैसे जो खाने में पकाने वाला होता है या सिर में लगाने वाला होता है, वो नॉन वॉलेटाइल होता है, वो आसानी से नहीं उड़ता। तो अभी आप समझ गए वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं, वो आसानी से नहीं उड़ते। अरे भैया, दे आर अगेन वही वाली बात बार बार है, दे कंसिस्ट ऑफ आयंस which have strong electrostatic force of attraction between them, जो उन्हें बांधे रखती है, उड़ने नहीं देगी। जबकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से, थोड़ी सी गर्मी की मिलने की वजह से ये उड़ जाते हैं, एवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। थोड़ी सी हीट दो, सेपरेट हो गए और उड़ गए, गैसियस स्टेट में चले गए। जबकि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। रीजन वही, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। दे डू नॉट कंडक्ट, बता दिया। दे शो डिसोसिएशन इन वाटर, आ गई नई चीज। एक डिसोसिएशन शो करते हैं, जबकि एक आयनाइजेशन शो करते हैं। अभी डिसोसिएशन और आयनाइजेशन इंपॉर्टेंट शब्द हैं, सुनिए बच्चे। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड शो डिसोसिएशन, मतलब कहने का ये है कि जैसे NaCl है, NaCl को अगर हम पानी में डालें तो Na+ और H और Cl- बन जाता है। आपको बताया दोनों आयंस अलग अलग हो जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से आयंस बिकम्स फ्री टू मूव। लेकिन पोलर को कोवेलेंट कंपाउंड में भी हम पोलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे पोलर ले लें, HCl एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट है, पोलर है, जिसमें H पे स्मॉल पॉजिटिव और Cl पे स्मॉल नेगेटिव चार्ज होता है। इसको जब हम पानी में डालते हैं प्यारे, तो ये भी आयंस बन जाता है, H+ बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। पहले तो आयंस नहीं थे, ये तो सिर्फ पॉजिटिव, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज था, आयंस नहीं थे, ये कोवेलेंट कंपाउंड था, ये शेयरिंग से बना था। लेकिन पानी में डालने की वजह से ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए आयंस यहाँ भी हैं, आयंस यहाँ भी हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है बच्चे। यहाँ पहले से आयंस प्रेजेंट नहीं थे, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड था, कोई आयंस नहीं थे, लेकिन पानी में डलने से आयंस बन गए, डेवलप हो गए, फॉर्मेशन ऑफ आयंस हो गई। तो इस प्रोसेस को हम फिनोमेना को कहते हैं आयनाइजेशन। दे शो आयनाइजेशन, आयंस के बनने को आयनाइजेशन। लेकिन यहाँ पे आयंस बने नहीं, आयंस तो पहले से ही प्रेजेंट थे। आपको मालूम है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयंस, Na+ एंड Cl- आयंस, इसमें पहले से हैं। सिर्फ पानी में डालने से उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ गई, वो सिर्फ अलग हो गए। आयंस तो वो पहले से थे, तो फॉर्मेशन नहीं हुई है, सिर्फ सेपरेशन हुई है। तो इसलिए यहाँ वर्ड यूज करा जाता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड शो डिसोसिएशन इन वाटर, जबकि पोलर कोवेलेंट, कौन से? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड शो आयनाइजेशन। नॉन पोलर में बेटा ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, बात आई, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये वाले बेटा पानी में सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में नहीं होते, जबकि ये वाले पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल होते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वाटर खुद एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। आपको मैंने बताया था वाटर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, जिसकी वजह से अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड पानी में डालते हैं तो पानी उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को
वीक कर देता है, जिसकी वजह से आयंस उस पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड्स में नहीं हो पाता। पानी उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक नहीं कर पाता, आयंस वहाँ पे नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पे पानी में सॉल्युबल नहीं होते कोवेलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, फिर लास्ट इसका डिफरेंस है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड शो रैपिड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं आपस में, अगर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे से रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना देते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो दे शो स्लो रिएक्शन, वो हल्के हल्के रिएक्ट होते हैं, हल्के हल्के प्रोडक्ट्स बनते हैं। काय को इसलिए प्यारे क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ आयंस जो आसानी से फॉर्म हो जाते हैं डिफरेंट सॉल्यूशन में। जैसे सॉल्यूशन में डालते हैं, पानी वानी डालते हैं, आयंस फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आयंस वापस से दूसरे आयंस के साथ जल्दी से रियूनाइट हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से नए प्रोडक्ट बन जाते हैं। दो कंपाउंड्स थे जिसमें नंबर 1 और नंबर 2 आयन था, दूसरा कंपाउंड था नंबर 3 आयन और नंबर 4 आयन। 1 2 के साथ मिला था, 3 4 के साथ मिला था, लेकिन जैसे ही एक दूसरे को एक्वा सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो 1 वाला जो 2 के साथ था, फॉर एग्जांपल 1 वाला 3 के साथ चला जाता है, 2 वाला 4 के साथ चला जाता है, आसानी से रियूनाइट होकर नए कंपाउंड्स बना लेते हैं। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स का रिएक्शन का रेट फास्ट होता है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, आयन वायन तो बनते नहीं है, तो होता क्या है, जो पुरानी कोवेलेंट बॉन्ड्स होती हैं पहले वो ब्रेक होंगी, वो अलग अलग होंगे, फिर वो नए एक दूसरे से मिलेंगे, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से दे शो क्या, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से काफ़ी सारे रीजनिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसे आप ज़रा अच्छे से पूरा नोट कर लीजिए और जो मैंने रीज़न बताया है वो नोट भी कर लीजिए। तो प्यारे, ये था आपका आज का छोटा सा लेक्चर ऑन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। उम्मीद है समझ में आया होगा, मज़े आए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है तो एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बच्चे इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही है, अगर समझ में आया है जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए कि कैसा समझ में आया। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स, ताकि आपका नाम इस लेक्चर में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। इंतज़ार करिए नेक्स्ट लेक्चर का, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आने वाला हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही मज़ेदार है, इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, ठोक ठोक के भूलने की कोशिश करोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। तो इंतज़ार करिए रिडॉक्स रिएक्शन का। आज के लिए इतना ही, मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।